नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्लास में हम बात करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। अभी नहीं कर रहे हैं इसको, पहले अब हम आपको पढ़ाएंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आगे का टॉपिक, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के बारे में बच्चों बात करेंगे, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चंस के देखेंगे, फिर ये एक पैसेज में आया हुआ बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। यहाँ पर दो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन पेज नंबर 1, ठीक, क्वेश्चन पेज नंबर 2। तो ये पेजेस हमने छोड़ दिए क्वेश्चन के लिए, हम बाद में करेंगे। पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, ओके, इतने में क्वेश्चन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। अच्छा अच्छा, मैं कुछ खा रहा हूँ ना, तो उसको इग्नोर करना आप, ठीक है। कुछ मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए मैं कुछ खा रहा हूँ ठीक है, चलिए चलिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वाले पेज आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। काइनेटिक, सेम चीज़ें आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में भी हम आगे कभी पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के बारे में बच्चों यहाँ पर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के बारे में, ठीक है। तो चलिए नोट करना शुरू करिए। सबसे पहले बच्चों, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली? एवरेज सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 3/2 RT पर मोल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पर मोल, पर मोल का मतलब समझ लो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा होगा, ठीक है। तो पर मोल, एक मोल गैस की एवरेज एनर्जी इतनी होती है, 3/2। सुन लीजिएगा ध्यान से, जब भी पर मोल बोलेगा तो आर होगा भैया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले में यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों को। जब भी पर मोल बोलेगा तो यहाँ पर आर होगा। एक चीज और बताना चाहता हूँ, लास्ट क्लास आप करके आए हो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमारी और आपकी बात हुई है, यदि आपको याद हो तो, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से यदि आप वन गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स 1 रख रहे हैं, यहाँ पर एन बराबर यदि आप 1 रख रहे हैं तो पीवी इज इक्वल्स टू आरटी होता था, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। तो बच्चों यही फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है किसमें, 3/2 आरटी की जगह आप क्या रख सकते हो, पीवी, ठीक। तो पर मोल गैस की एनर्जी कितनी होती है, 3/2 आरटी बोल दो या 3/2 पीवी बोल दो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप देख रहे हो बॉयल्स लॉ फॉलो होगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। हाँ, यदि आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, टी की वैल्यू यदि आप चेंज करेंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। मैं आपका सवाल भी ऐसा एक कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, होता क्या है यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 आप इसको बोल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और फॉर्मूला नंबर 2 जो है देखिए, एक मोल की आपने एनर्जी निकाल ली है, पर मोल का मतलब समझते हो एक मोल की, ठीक। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एन मोल्स की एनर्जी निकालो तो एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल्स, हाँ भाई, 3/2 इंटू, अगर एन नंबर ऑफ मोल्स हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 इंटू एन इंटू आर टी, ठीक है ना, एन इंटू आर टी। तो एन मोल्स की एनर्जी इतनी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दें, देखिए यहां साइड में कुछ कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, जो आपने लिखा है यहीं से हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं यूनिटरी मेथड लगा के, ओके। तो देखिए 1 मोल की एनर्जी कितनी, 1 मोल मतलब पर मोल, 1 मोल की एनर्जी कितनी बताइए, 3/2 इंटू आर टी। 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स, यानी एन ए क्या होता है आपका, एवोगैड्रो नंबर के नंबर होता है। तो एन ए मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी है भाई, 1 मोल का मतलब एन ए मॉलिक्यूल्स ना, एन ए मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी बच्चों, 3/2 आर टी। भाई 1 मोल की एनर्जी 3/2 आर टी, तो 1 मोल की जगह मैंने एन ए मॉलिक्यूल्स लिख दिया, 1 मोल में एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो होते हैं, तो एन ए मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 3/2 आर टी। तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी, 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी, 3/2, एन ए आके उधर डिवाइड लगा देगा, यूनिटरी मेथड, यानी कि आर बाय एन ए, ठीक। और ये जो आर बाय एन ए है इसको हम के से दिखाते हैं, 3/2 इंटू के
टी, और के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के क्या है स्टूडेंट्स आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, के को हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के इज इक्वल्स टू आर अपॉन एन ए। तो जब भी आपको के कैलकुलेट करना हो तो आर की वैल्यू आप रखोगे 8.314 जूल्स डिवाइडेड बाय एन ए। अब हम यहाँ पूरा यूनिट नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाना, ये आर का जूल्स वाला यूनिट है, ठीक है, क्योंकि आर की यूनिट रख के एन ए की यूनिट रख के यहाँ एडजस्ट करोगे, टी की यूनिट रखोगे तो वन मॉलिक्यूल की जो एनर्जी आएगी वो जूल्स में आ जाएगी, ठीक है ना। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है। तो बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर आर अपॉन एन ए, आर की वैल्यू 8.314 वाली चूज करेंगे, एन ए की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। इसी बात को हम यहाँ नोट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, इसी बात को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, नंबर थर्ड फॉर्मूला, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। देखो अभी आपने एक मोल की निकाली थी, एक मोल की एनर्जी इतनी, एन मोल्स की एनर्जी इतनी, अब एक मॉलिक्यूल की एनर्जी निकाल रहे हो, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी 3/2 kT। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल 3/2 kT। अब देखो यही गलती आपसे एग्जाम में होगी, 3/2 kT, ठीक। अब देखो आपसे एग्जाम में गलती क्या होगी, दो ही बातें आपको याद रखनी है। अगर वन मोल की एनर्जी पूछेगा तो आर आएगा यहाँ 3/2 RT, लेकिन अगर वन मॉलिक्यूल की एनर्जी पूछेगा तो 3/2 आर की जगह के आएगा, जहां पर के की वैल्यू क्या होती है, आर अपॉन एन ए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वन मॉलिक्यूल की बात करेगा तो के आएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वन मोल की बात करेगा तो आर आएगा, ठीक। अभी आपने वन मॉलिक्यूल की एनर्जी निकाली, अगर आपके पास एक्स मोल्स है, सॉरी एक्स मोल्स नहीं, एक्स मॉलिक्यूल्स हैं अगर आपके पास, भाई एक मॉलिक्यूल की एनर्जी पता है तो दो मॉलिक्यूल की कितनी होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 मॉलिक्यूल की कितनी होगी, इसको 3 से, तो एक्स मॉलिक्यूल से यदि हो जाए तो एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स मॉलिक्यूल्स 3/2 इंटू एक्स के टी, ठीक। इसके बाद फिर से वही बात हो गई, काइनेटिक एनर्जी बच्चों किसका फंक्शन होता है, कौन से वेरिएबल का फंक्शन होता है, कौन से पैरामीटर का फंक्शन होता है, प्रेशर का, वॉल्यूम का, या टेम्परेचर का। तो जवाब है टेम्परेचर का। मैंने बताया अभी कि काइनेटिक एनर्जी आपका प्रेशर और वॉल्यूम पर तो डिपेंड करेगा नहीं भाई, क्योंकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम आइडल गैसेस के लिए इनका प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ओनली एंड ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अभी इस पे मैं आपको सवाल भी दिखाऊंगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडल गैस डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस depends only upon temperature। मीन्स मैथ्स की भाषा में लिखें तो काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। एफ का मतलब फंक्शन, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल बच्चों टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। क्योंकि यदि आप प्रेशर बढ़ा के डबल करोगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, यदि आप वॉल्यूम डबल करोगे तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, ठीक, बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा। आइए जरा सवाल कर लेते हैं। सवाल देखिए बच्चों, कह रहा है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ओके, at 26 at 27 degrees Celsius will have the total kinetic energy in the ratio will have the total kinetic energy in the
रेशियो इन द रेशियो, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ओके सो यस, अब देखिए 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ईच लिख लो यहाँ, है ना, दोनों का मास 8 ग्राम है, ऑफ यहाँ ईच कर लो, यानी कि ऑक्सीजन का भी मास 8 ग्राम है, हाइड्रोजन का भी मास 8 ग्राम है, एट 27 डिग्री सेल्सियस। दोनों का टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बच्चों दोनों के लिए टेम्परेचर, चाहे ऑक्सीजन का टेम्परेचर लीजिए और चाहे हाइड्रोजन का टेम्परेचर लीजिए, वो 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 27 प्लस 273 केल्विन, ठीक है, तो 300 केल्विन के इक्वल है दोनों का टेम्परेचर। ठीक, इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो देखिए बच्चों मास दिया हुआ है, ठीक, मॉलिकुलर मास आपको पता है, तो मास अपॉन मॉलिकुलर मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स यदि आपको पता चल जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए बच्चों n नंबर ऑफ मोल्स की काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT होती है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 nRT। ठीक, ओके, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक बार ये फॉर्मूला आप लगाओगे किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, पहले कौन सी गैस दी आपकी बताइए, ऑक्सीजन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इंटू आर इंटू, अब टेम्परेचर को मैं टी ही रख रहा हूँ क्योंकि दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, तो टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, दोनों 300 के इक्वल है, ठीक, तो दोनों को टी मान लो, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। और इसी प्रकार से बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन यदि आप निकालेंगे तो आएगा 3/2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, कैसे मुझे पता चला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि मास दिया हुआ है तो मास से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, ठीक है, 3/2 n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू आर, तो ऐसे रहेगा और टी भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि टेम्परेचर सेम है। अब बताइए रेशियो निकालना, उठा के डिवाइड लगा दो, 1 इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2 इक्वेशन, ठीक, 1 डिवाइडेड बाय 2 यदि आप करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो बच्चों इतने तो आप लोग समझदार हो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जब डिवाइड करोगे 3/2 से 3/2 कटेगा, आर से आर कटेगा और टी से टी कटेगा, टेम्परेचर भी तो सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बचेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बचेगा बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि बच्चों यदि टेम्परेचर दोनों गैस का इक्वल है, और बस यदि दोनों गैस का टेम्परेचर इक्वल है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इनके नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के इक्वल होता है, बस क्या दिक्कत है। ठीक, अब यहां से देखिए बच्चों, यहां से बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, बताओ, मास अपॉन मोलर मास, तो ऑक्सीजन का मास कितना दिया 8 ग्राम, तो 8 ग्राम अपॉन में मोलर मास कितना है बच्चों इसका ऑक्सीजन का 32, और यहां से अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो हाइड्रोजन का भी मास 8 ग्राम है ना, 8 ग्राम ऑफ ईच डिवाइडेड बाय मोलर मास 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर आ जाएगा बच्चों आपका 1/4 और नीचे आ जाएगा बच्चों आपका 4, ये 4 उतर के नीचे आएगा तो आंसर आएगा 1/16। मेरे ख्याल से इतना आप समझदार हैं। तो बच्चों यहाँ रेशियो क्या आ गया, 1/16। ठीक है, 1/16 लिखो या 1/16 आप लिखो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा था टेम्परेचर ऑफ सैंपल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज द temperature of sample of the temperature of sample of sulfur dioxide raised is raised from 27 degree Celsius is raised from 27 degree Celsius to 327 degree Celsius, 327 degree Celsius. Okay students, the average kinetic energy of gas molecule is the average kinetic energy of गैस मॉलिक्यूल। थोड़ा शब्दों पे ध्यान देना भाई, गैस मॉलिक्यूल की पूछ रहा है वो, है ना, ठीक है। ऑप्शन ए इज डबल्ड, ठीक, ऑप्शन बी इज रेज टू द पावर 2, रेज्ड टू द पावर 2, ऑप्शन सी इज halved, and option D is multiplied by a factor of
multiplied by a factor of 327 by 27, करेक्ट, 327 by 27, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ सैंपल, सल्फर डाइऑक्साइड का सैंपल है, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से राइज करके देखो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ राइज किया गया, यानी कि टी इनिशियल कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बच्चों इसमें 273 ऐड करोगे तो 300 केल्विन आ जाएगा, ठीक। और टेम्परेचर फाइनल कितना हो गया 27 डिग्री सेल्सियस से राइज करके टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचाया उसने 327 डिग्री सेल्सियस तक, तो फाइनल टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस। और मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी आपकी जो है टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर भाई बढ़ाया गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, सही है ना। ओके, तो इसमें आप 273 ऐड करिए तो 600 केल्विन आ जाएगा, ऐड करके देख लो भाई 327 प्लस 273 600 केल्विन आ जाएगा, ठीक। बस अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल पूछा है, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी में के लगता है, याद करिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या लगता है इसमें, के लगता है, 3/2 KT वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक, 3/2 KT वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 KT वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एक बार आप लगा दो किसके लिए, इनिशियल के लिए, और एक बार लगा दो आप फाइनल के लिए। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू 3/2 के तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम रहेगा इनिशियल फाइनल के लिए, तो के इंटू टी की जगह हम रखेंगे टी इनिशियल कितना है 300 केल्विन, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और इसी तरीके से के फाइनल निकाल लीजिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल यदि आप निकालेंगे तो आंसर आएगा 3/2 के इंटू टी, फाइनल टेम्परेचर कितना है बच्चों आपका 600 केल्विन, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। बस ये एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। उठा के फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू, हाँ भाई थोड़ा ध्यान दे बच्चे, जब राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करोगे 3/2 से 3/2 कटेगा, के से के कटेगा, 300 अपॉन क्या आ जाएगा 300 अपॉन 600, सही है। ये 0 से 0 गया, 3 1 जा और 3 2 जा, यानी कि इधर आएगा 1/2, ठीक। अब देखो तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा आपने जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो डबल हो गई, ठीक। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई आपकी, डबल हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू डबल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। ओके, तो इस तरीके से सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान सवाल था, ठीक। तो ये सारी बातें हम लोग ने करी बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी कुछ टर्मिनोलॉजीज समझते हैं, ठीक है ना, कुछ डेफिनेशन समझते हैं जो किसी बच्चे के बोर्ड मतलब वैसे तो शायद सीबीएसई में चैप्टर इस साल नहीं आ रहा है, आई डोंट नो, किसी और बोर्ड का जो बच्चा होगा, ठीक है, उसके स्कूल में डेफिनेशंस वगैरह आ सकती हैं, तो आप लिख सकते हो। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हम जो करने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आज तक कोई सवाल एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आप इनके फॉर्मूले को देख के घबराइएगा नहीं, ठीक है ना, क्या पता कोई क्वेश्चन इधर उधर फंसा दे एग्जाम में, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ध्यान आ जाएगा, आप सवाल कर सकते हैं। फॉर्मूले वॉर्मूले पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस थोड़ा बहुत याद रखना है, एक कंक्लूजन लास्ट में लिखवा दूंगा, वो याद करके चले जाना एग्जाम में बस, ठीक है। यहाँ से कोई सवाल आज तक तो ऐसा नहीं आया है, लेकिन फिर भी ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला जो आपको टॉपिक पढ़ना है कोलोजन डायमीटर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कोलोजन डायमीटर क्या होता है, कोलोजन डायमीटर क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, कोलोजन डायमीटर क्या होता है। ओके, नाउ देखिए, अब देखिए बच्चों, जब कोलोजन नाम से ही आप समझ रहोगे गैस के मॉलिक्यूल्स की टक्कर हो रही होगी, गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसा रैंडम मोशन कर रहे हैं तो आपस में टकराते हैं। जब दो मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोजेस्ट आ जाते हैं, यानी कि जस्ट जब वो टकराते हैं, तो उस टाइम की पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। दो गैस के मॉलिक्यूल जस्ट जब टकराते होंगे तो उसकी पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बच्चों, ठीक है, ये देखिए, ये जस्ट ऐसे टकरा रहे हैं, ठीक। इसका सेंटर यहाँ पर है और इसका सेंटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर है, ठीक है स्टूडेंट्स, और दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए। दोनों के सेंटर को बच्चों क्या करेंगे, आप ज्वाइन कर देंगे। यदि दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर देंगे तो बस यही डिस्टेंस क्या कहलाती है आपकी,
कोलोजन डायमीटर, क्या दिक्कत है, इसको सिग्मा से दिखाया जाता है। इसको हम कैसे दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलोजन डायमीटर। और ये क्या है, ये जो स्फेरिकल शेप का दिखाया है ये आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स बोल दीजिए चाहे गैस एटम्स बोल दीजिए। ये भी क्या आपका दूसरा गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए बच्चों, पॉइंट नोट कर लीजिए, जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आएंगे, मतलब जस्ट जब ये टकरा रहे होंगे, पिक्चर आपके सामने, तो इन दोनों के डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, ठीक है, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको ही आप क्या बोलोगे, कोलोजन डायमीटर। ओके, देन डिस्टेंस बिटवीन two nuclei at closest to distance between two nuclei, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, टू न्यूक्लियाई at closest approach और एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस, समझ गए होगे। जब दोनों क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होते हैं तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा ही क्या है आपका, कोलोजन डायमीटर है। सिग्मा ही क्या है आपका, कोलोजन डायमीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी किसी बुक में इसको रो से भी दिखाता है, किसी किसी बुक में इसको रो से भी दिखाता है। ये रो का सिंबल है, आप लोग को पता है ना। तो भाई सिंबल कुछ भी हो, तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक। नाउ अब इसका यूनिट क्या होगा बताइए। यूनिट इसका ऑब्वियसली बहुत ही छोटा होगा, जैसे कि पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सब, ठीक है। तो यूनिट इसका आपको देखने को मिलेगा पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके नाउ, तो ये फर्स्ट टॉपिक आपका कवर हुआ। सेकंड टॉपिक है बच्चों, फ्री पाथ क्या होता है। फ्री पाथ क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है फ्री पाथ, ठीक है। देखिए फ्री पाथ का मतलब क्या होता है, गैस रैंडम मोशन कर रहा है, गैस का मॉलिक्यूल नंबर रैंडम मोशन कर रहा है, तो दो सक्सेसिव कोलोजन्स के बीच में जो फ्री पाथ उसको मिलता है, मतलब आराम से चलने के लिए जो रास्ता मिलता है उसकी लेंथ को फ्री पाथ बोलते हैं। क्या बता रहे हो सर, आइए आपको डायग्राम के माध्यम से बताते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, ये सभी मॉलिक्यूल्स को भी मैंने स्टेबल माना है इस तरीके से, ठीक, और एक मॉलिक्यूल को मैं चलता हुआ दिखाऊंगा, ठीक, एक मॉलिक्यूल को मैं चलता हुआ दिखाऊंगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये देखिए ये वाला मॉलिक्यूल बच्चों मान लीजिए यहां से आ रहा है, ठीक, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ग्रीन कलर का, ये आ रहा है कहीं से और ये रैंडम मोशन कर रहा है। ये जाएगा, मान लो इससे टकराएगा और इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, d1, फिर टकरा के इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, और ये तो पता है ये वाली जो डिस्टेंस है वो d2 है। अब सुनो, बस यही चीज है, जब ये मॉलिक्यूल आ रहा है ग्रीन वाला, इससे टकरा रहा है, उसके बाद इससे, तो इसी को हम सक्सेसिव कोलोजन बोलते हैं। सक्सेसिव मतलब दो लगातार होने वाली टक्कर के बीच में, तो पहली टक्कर ये हुई और दूसरी टक्कर ये हुई। और यहां पर जो मैंने डायग्राम बनाया है, मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां पर भी जस्ट ये किसी से टकरा के अभी आ रहा है। अगर आपको यहां से नहीं समझ में आ रहा, बस यहां से देखो, यहां पहली बार टकराया, अब दूसरी बार जिससे टकराएगा तो इन दोनों के बीच में, इसी को हम सक्सेसिव कोलोजन बोलते हैं। एक बार टकराया, फिर फ्री होके चल रहा है, फिर किसी और से टकराएगा, तो टकरा के जस्ट जब दूसरी बार किसी मॉलिक्यूल से टकराता है तो जो उसके बीच की डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं। तो ये D2 क्या है, फ्री पाथ है। इसी प्रकार से बच्चों मान लीजिए यहां ये टकराया ये वाले मॉलिक्यूल से, अब जाके यहां टकरा गया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस D3 होगा, ये भी क्या है, फ्री पाथ है, ठीक। अब मान लीजिए कि यहां पे टकराया, नेक्स्ट सक्सेसिव कोलोजन यहां पर होगा, सक्सेसिव मतलब लगातार, एक बार यहां टक्कर हुई अब यहां टक्कर होगी, तो ये डिस्टेंस बच्चों D4 हो गया, ठीक। तो ये भी क्या है, फ्री पाथ है, ठीक। यहां टकराया है, फिर यहां से जाके यहां टकराया, मतलब डायरेक्शन चेंज करके यहां टकरा रहा है, ठीक है, यहां कोलोजन कर रहा है, तो ये D5 हो गई, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे बहुत सारी रैंडम इसकी टक्कर होती है रास्ते में, तो टू सक्सेसिव कोलोजन्स के बीच का जो फ्री पाथ होता है, टू सक्सेसिव कोलोजन के बीच का जो फ्री पाथ होता है, आराम से चलने के लिए जो रास्ता अवेलेबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका एग्जाम में डेफिनेशंस वगैरह आते हैं बच्चों लिखने के लिए, तो आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गैस मॉलिक्यूल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस molecule in one successive collision,
1 की जगह मेरे ख्याल से 2 होना चाहिए, इन 2 सक्सेसिव कोलोजन, 2 लगातार होने वाली टक्कर। ठीक, वेयर D1 D2 D3 एंड सो ऑन टू वेयर D1 D2 D3 डॉट 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 आर, ये सब क्या है बच्चों, फ्री पाथ है, आर फ्री पाथ। ठीक है ना, इसको ही हमने क्या बोला है, फ्री पाथ बोला है। ठीक है ना, अब मीन फ्री पाथ क्या होता है बताइए। मीन, इसका मीन निकाल लो। क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 है ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलोजन्स। ठीक है, जितनी बार टकराया हो, ठीक, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलोजन्स। ठीक है ना, सो मीन फ्री पाथ क्या होगा, मीन निकाल लीजिए इसका। नेक्स्ट टॉपिक है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को बच्चों लैम्डा से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं। ठीक है ना, ओके। सो एवरेज ऑफ ऑल फ्री पाथ इज नोन एज एवरेज ऑफ ऑल फ्री path is known as mean free path. Okay students, average of all free path is known as mean free path. ठीक है students, so lambda is equals to क्या हो जाएगा, summation of all the free paths divided by total collisions. Okay, so total distance divided by total number of collisions divided by total number of collisions. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 एंड सो ऑन टू। ठीक, तो ये बनेगा क्या, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस एंड सो ऑन टू अप टू, मान लो n नंबर ऑफ फ्री पाथ हैं इसके पास, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलोजन्स, मान लो n कोलोजन हुए हैं तो n1 प्लस n2 प्लस n3, फर्स्ट कोलोजन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन टू अप टू nn। ठीक है, मान लो टोटल नंबर ऑफ कोलोजन्स कितने हैं, n है, करेक्ट। नाउ अभी अजीब सी बात लिख दी, मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ये कन्फ्यूजन वाली बात है ना, तो आप चुपचाप नीचे क्या लिखो, टोटल नंबर ऑफ कोलोजन्स। नीचे क्या लिखोगे चुपचाप, टोटल नंबर ऑफ, भाई कोलोजन्स एक नंबर होता होगा ना, n होता होगा, टोटल नंबर ऑफ कोलोजन्स n होते होंगे, नीचे लिख देना n। सो टोटल नंबर ऑफ कोलोजन, मान लो 1000 कोलोजन होते हैं तो नीचे 1000 लिख देंगे। टोटल नंबर ऑफ कोलोजन्स, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज, हेडिंग लगाइए, कोलोजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोलोजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक, सो कोलोजन फ्रीक्वेंसी नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ कोलोजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एक सेकंड में 1 यूनिट वॉल्यूम पकड़ लीजिए गैस का। ठीक है, टाइम को 1 सेकंड रखिए, 1 सेकंड में गैस के पर यूनिट वॉल्यूम में चेक करिए कितने नंबर ऑफ कोलोजन्स हो रहे हैं, वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, वही उसकी क्या है, कोलोजन फ्रीक्वेंसी है। सो टोटल नंबर ऑफ कोलोजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ कोलोजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ से थोड़े फॉर्मूले स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन पता है इन फॉर्मूले पे कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन आप स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको मिल जाएगा। क्या पता भाई कभी एग्जाम में दिमाग घूम जाए और एक छोटा सा इसमें से कोई कॉन्सेप्ट आपको लगा के दे दें, तो इसका मैं कंक्लूजन अभी लिखाऊंगा। भाई आप लोग ज़्यादा फॉर्मूले के चक्कर में इस टॉपिक में मत पढ़ें, सुन लीजिए। ठीक है, आपको एक कंक्लूजन अभी लिखा दूंगा, तो वहीं से आपके सवाल अगर कभी आए, वैसे आज तक आए नहीं है, अगर कभी आए तो बन जाएंगे। ठीक, देखिए तो बच्चों कोलोजन फ्रीक्वेंसी को हम लोग z से दिखाते हैं, तो z होता है VRMS डिवाइडेड बाय लैम्डा।
ठीक है, लेमडा क्या है, मीन फ्री पाथ है आपका, ठीक। और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, ये सब डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर वी आर एम एस इंटू में एन, ठीक। ओके, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू वी आर एम एस इंटू में एन। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर वी आर एम एस क्या है, जेड का फॉर्मूला क्या होता है, जेड क्या है भाई, कोलोजन फ्रीक्वेंसी है, जेड क्या है सर, कोलोजन फ्रीक्वेंसी है। और z का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी आर एम एस डिवाइडेड बाय लेमडा। ओके, इसको जब सॉल्व किया गया, आगे कैलकुलेशंस करी गई होंगी डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स लगाकर, तो आंसर आया √2 पाई सिग्मा स्क्वायर वी आर एम एस इंटू एन। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं वो आप देख लो बच्चों। सिग्मा क्या होगा आपका, वेयर सिग्मा इज इक्वल्स टू कोलोजन डायमीटर, ठीक, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या है, ठीक। नंबर 2, वी आर एम एस सब लोग को पता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वी आर एम एस क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसके बाद यहां पर एक खास बात है, एन क्या है, एन क्या है बच्चों आपका, इसको नंबर डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, नंबर डेंसिटी। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। यानी कि कैपिटल एन कैसे निकाला जाएगा, मान लो नंबर ऑफ मोल्स, भैया मॉलिक्यूल्स नहीं बता रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्मॉल एन से दिखाया है। स्मॉल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि स्मॉल एन डिवाइडेड बाय बी, वी क्या है, वॉल्यूम, ठीक। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाएगा, वही आपका कैपिटल एन है, वही आपका नंबर डेंसिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडल गैस इक्वेशन। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता था, एन आर टी, यहाँ से एन बाय वी की वैल्यू निकालिए, सो पी अपॉन आर टी इधर आ जाएगा, चेक कर लो भाई, आर टी इधर आ जाएगा और एन अपॉन वी, और यहाँ से आ जाएगा पी अपॉन आर टी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब बच्चे बोलेंगे यहाँ तो मोल्स आ गया, कोई बात नहीं ठीक है, मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स, वैसे भी इसे फॉर्मूले कहीं आएंगे नहीं, बट सुन लो, ठीक है। तो एन बाय वी की जगह आप क्या रख सकते हो, एन, कैपिटल एन, तो एन बाय वी की जगह आप क्या रख सकते हो, कैपिटल एन, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब फाइनली आप यहाँ पर जो मोल्स हैं भाई, अब यहाँ पर तो ये क्या है, स्मॉल एन मोल्स हैं, तो यार मोल्स को तुम 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लोगे, ठीक। तो फाइनली ये किसको दिखा रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही तो दिखा रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी, ठीक। अब अभी अभी आपने पढ़ा था जेड का फॉर्मूला, जेड इज इक्वल्स टू √2, जेड क्या है आपका, कोलोजन फ्रीक्वेंसी है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, ओके, वी आर एम एस इंटू एन, ये पढ़ा था, एन की वैल्यू रख दो, तो यहाँ से जेड इज इक्वल्स टू √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू वी आर एम एस इंटू एन की जगह आप क्या रखोगे, पी अपॉन आर टी, सो पी अपॉन आर टी, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये एक फॉर्मूला आपका कोलोजन फ्रिक्वेंसी का निकल के आ गया, एक फॉर्मूला आपका कोलोजन फ्रिक्वेंसी का निकल के आ गया। नेक्स्ट इज, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग लगाइए जरा, रिलेशन बिटवीन लेमडा पी एंड टी, रिलेशन बिटवीन या अमंग लैम्डा प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसमें रिलेशन निकालना है आपको, ठीक। रिलेशन बिटवीन लैम्डा मतलब मीन फ्री पाथ, प्रेशर एंड टेम्परेचर में आपको रिलेशन निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे, अभी अभी पढ़ाया था, z इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी आर एम एस डिवाइडेड बाय लेमडा, सही है। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों, लेमडा की वैल्यू यदि आप निकालोगे, लेमडा इधर जाएगा, z इधर आएगा, सो लेमडा इज इक्वल्स टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाय z, अब यहाँ पर z की वैल्यू रख दीजिए, सो लेमडा इज इक्वल्स टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाय z, ओके स्टूडेंट्स, वी आर एम एस डिवाइडेड बाय z, तो z कितना है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, तो z की जगह √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू वी आर एम एस, ठीक है, इंटू
VRMS इंटू P अपॉन RT, P अपॉन RT, सही है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये VRMS से VRMS कट जाएगा और RT ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ से लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, RT आ गया ऊपर, और नीचे बचा आपके पास √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू प्रेशर। ये लैम्डा का रिलेशन आ गया किसके साथ, टेम्परेचर के साथ और प्रेशर के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के साथ और प्रेशर के साथ। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये सब जो भी आपने पढ़ा है इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है एग्जाम के लिए वो देखिए जरा। देखो थोड़ा बहुत फॉर्मूला तो यार याद ही रखोगे है ना, कि कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट फिर भी मैं कंक्लूजन आपको दे रहा हूँ। एक कंक्लूजन देखिए, आज तक यहाँ से सवाल नहीं आया बट फिर भी अब यहाँ पे कंक्लूजन लिखते हैं इन सभी फॉर्मूलेस का, है ना, क्योंकि कितना फॉर्मूला याद करोगे। अच्छा ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कभी कभी फालतू का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, अगर आपको हल्का सा भी ध्यान हो गया तो आपका सवाल हो जाएगा एग्जाम में। ठीक, तो देखिए बच्चों, सबसे पहला यहाँ पर कंक्लूजन, जो z का फॉर्मूला आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, ओके, VRMS इंटू एन, VRMS इंटू एन। ठीक है, वेयर n क्या है, नंबर डेंसिटी, वेयर n क्या है बच्चों आपका, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, एंड सिग्मा क्या है आपका, कोलोजन डायमीटर, सिग्मा क्या है आपका, कोलोजन डायमीटर। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बच्चों नंबर 2 आपको याद रखना है कि z बराबर क्या होता था आपका, VRMS डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा क्या है आपका, मीन फ्री पाथ, वेयर लैम्डा इज इक्वल्स टू मीन फ्री पाथ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है बच्चों, वो याद रखना है लैम्डा का रिलेशन किसके साथ, प्रेशर टेम्परेचर के साथ। ओके, तो ये आया था आपका RT अपॉन, करेक्ट, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू प्रेशर P, करेक्ट। उसके बाद अब देखिए यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स, कंक्लूजन नंबर ए जो मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ, जिसके लिए मैं बोल रहा था आपको मैं कंक्लूजन बताऊंगा। ठीक है, याद क्या करके आपको जाना है बच्चों, जो सीधे सवाल आने की संभावना है, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये देखिए। ठीक है, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, यानी कि λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2। और क्या पूछ लेगा एग्जाम में, ठीक है, और क्या पूछ लेगा, दो डिफरेंट गैसेस दे देगा, उनके टेम्परेचर दे देगा, उनके मीन फ्री पाथ का रेशियो पूछ लेगा, तो T1 बाई T2 के रेशियो के इक्वल होगा उनका मीन फ्री पाथ। और इसी तरीके से पार्ट बी जो आप येलो कलर से मैं लिख रहा हूँ, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा ध्यान से सुनिए, जब आपको किसका रेशियो पूछेगा, λ1 बाय λ2, दो गैसेस के लिए, दो गैसेस के मीन फ्री पाथ का रेशियो अगर पूछेगा तो प्रेशर कांस्टेंट कर देगा। तो यहाँ पे हमने प्रेशर को कांस्टेंट माना है। अब टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर दें तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक, तो यहाँ से क्या बनेगा, λ1 बाय λ2 इज इक्वल्स टू P2 बाय P1, बस, और क्या पूछ लेगा। वैसे तो कभी ये सब पूछेगा नहीं, बट फिर भी क्या पूछा है उसने एडवांस में, मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन। ओके, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है वो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर। ठीक, यानी कि लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलोजन डायमीटर। ओके, पार्ट सी कहाँ पर लिखे हैं, ये लिख दें, समझ जाओगे। पार्ट सी, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बताइए, कोलोजन डायमीटर का स्क्वायर, सिग्मा का स्क्वायर, है ना। अब सिग्मा किसके इक्वल होता है बताओ, सिग्मा इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस हो जाएगा, कैसे सर, आइए दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आर है रेडियस इसका मॉलिक्यूल का, और यहाँ से यहाँ तक आर है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू R प्लस R 2R। यानी कि बच्चों जितना ज़्यादा सिग्मा होगा, जितना ज़्यादा सिग्मा होगा, कोलोजन डायमीटर जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स उतना बड़ा है। ठीक, इसका मतलब मॉलिक्यूल उतना बड़ा है। सो यानी कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते होंगे उसका सिग्मा ज़्यादा होता होगा और मीन फ्री पाथ कम होता होगा, बस यही है और क्या। ठीक, मतलब मोटी मोटी बात हम करें तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। मान लो दो मॉलिक्यूल्स आपको, मतलब दो डिफरेंट गैसेस दे दी गई, उनके साइज के बारे में बता दिया गया, तो जिसका साइज ज़्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है ना, तो उनका मीन फ्री पाथ कम होगा। ठीक, बस यही है, कुछ नहीं आएगा भाई इससे, कभी आया ही नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक था तो इसलिए बस पढ़ा दिया, और कोई बात नहीं, इतना दिल पे मत ले लेना। ठीक,
अब देखो काम की बात करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बच्चों यहाँ पर स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन बताया था, ठीक। आइए उस पर आते हैं और इस क्लास को फिनिश करते हैं। तो जिसके लिए क्लास आज कराई गई थी, बाकी काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट थे बच्चों, वहाँ से आप सवाल आएंगे छोटे मोटे, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए बच्चों, एक बड़ा सा पैसेज आपको एग्जाम में दे देगा और आपको कंफ्यूज बेवजह कर दिया जाएगा, आपको कंफ्यूज बेवजह कर दिया जाएगा, ठीक। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए जरा, मैं इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस, देखो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ठीक है, ठीक है। पार्ट ए पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डी इन सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ डी इन सेंटीमीटर as estimated from as estimated from ग्राम्स लॉ। देखा, ग्राम्स लॉ की बात आ गई। ये पाइप वाले क्वेश्चन आपको कराए थे, वहीं से देखिए एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ, ग्राम्स लॉ। ऑप्शंस दिए हुए आपको, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन इज 8, सेकेंड ऑप्शन इज स्टूडेंट्स 16, थर्ड ऑप्शन इज 12 एंड बच्चों फोर्थ ऑप्शन इज, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और यहाँ पे छोड़ देते हैं, और अब इसका पार्ट बी भी मैं लिख देता हूँ, फिर हम सवाल पे आते हैं, ठीक है ना। इसके पार्ट बी में बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी पूछा, 4 4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे। सेकंड क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। द एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ डी इज फाउंड, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी इज फाउंड टू बी स्मॉलर, इज फाउंड टू बी smaller than the estimate obtained value, estimate obtained value from ग्राम्स लॉ। अभी समझाता हूं क्या क्वेश्चन है। फ्रॉम ग्राम्स लॉ this is due to, this is due to, अब ये सब बातें क्या हैं, परेशान ना, मैं आपको समझाता हूँ, पहले लिख दूं ये क्वेश्चन, है ना। नंबर 1, लार्जर मीन फ्री पाथ ऑफ एक्स, लार्जर मीन फ्री path of x as compared to that of y, as compared to that of y, to that of y. Option B is larger mean free path of y as compared to x. सो ऑप्शन बी को हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, एज इट इज है पूरा का पूरा, x की जगह y, y की जगह x, ओके। सो दिस इज ऑप्शन बी, larger mean free path of y, okay, as compared to x, as compared to x. And the next one is option C is, option C is the students increased collision frequency of y, increased collision फ्रिक्वेंसी। देखा, कोलिजन फ्रिक्वेंसी वगैरह इसीलिए पढ़ाया गया यहाँ, इंक्रीज कोलिजन फ्रिक्वेंसी ऑफ y with the inert gas, with the inert gas, with the inert gas as compared to that of, as compared to that of gas x with the inert gas, x with the inert gas, x with the inert gas. And option D is
increased collision frequency of X, increase collision frequency of X with the inert gas, with the inert gas as compared to that of Y, as compared to that of Y with the inert gas, with the इनर्ट गैस। चलिए सवाल देखिए, अब सवाल देखिए, इतना बड़ा सवाल दे दिया तो बच्चा इसको क्या करेगा, पढ़ते ही छोड़ देगा एग्जाम में। ठीक, क्वेश्चन देखो, कह रहे एक्स एंड वाई आर टू वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है, जो लिक्विड जैसे ही आप हाथ पे लोगे या उसको कॉटन में लगाओगे वेपराइज हो जाएगा। वोलेटाइल मतलब समझ रहे हो कि जब तक आपने उसको बॉटल में रखा हुआ लिक्विड को तब तक तो वो लिक्विड है, जैसे ही उसको किसी कॉटन पे लगाया, कपड़े पे लगाया, किसी सरफेस पे लगाया, अपने हाथ पे लिया, वेपर बन जाएगा। जैसे नेल पॉलिश का जो रिमूवर होता है वो वोलेटाइल है। पेट्रोल जैसे ही हाथ पे लेते हो उसका वेपर बन जाता है, भाप बन जाती है उसकी, ठीक है ना, तो वो वोलेटाइल है। तो एक्स और वाई क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है एट मोलर वेट्स ऑफ 10 ग्राम एंड 40 ग्राम। तो लिखते जाओ, मोलर वेट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बच्चों 10 ग्राम, ठीक, एंड मोलर वेट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्या है आपका 40 ग्राम। सही है, पर मोल समझ जाना यार, ग्राम पर मोल है ना। आगे पढ़ते हैं बच्चों, ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है टू कॉटन प्लग्स आर सोक्ड इन एक्स एंड वाई, एक्स एंड अदर सोक्ड इन वाई आर साइमल्टेनियसली। ठीक, हमने कॉटन के दो टुकड़े लिए, रुई, रुई के दो टुकड़े बनाए और उस टुकड़े में इन लिक्विड को सोक किया। भाई रुई क्या करेगा, रुई कॉटन क्या करेगा, लिक्विड को सोक कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, एक्स और वाई को हमने दो कॉटन में सोक कर लिया और कहाँ लगा दिया, प्लेस एट द एंड ऑफ अ ट्यूब ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। ठीक, तो रुई के दो टुकड़े लिए, डायग्राम देखिए, एक रुई का टुकड़े में लिक्विड एक्स को लगा दिया, ये रुई का टुकड़ा है, इसको इस 24 सेंटीमीटर की लेंथ के ट्यूब के एक एंड पे लगा दिया। इसमें कौन सा लिक्विड है, इसमें लिक्विड ये देखिए कॉटन वूल सोक्ड इन एक्स। ओके, लिक्विड एक्स को सोक किया गया और यहाँ कॉटन लगा दी गई, रुई लगा दी गई इस पाइप के वाले एंड पे, और पाइप के दूसरे वाले एंड पे क्या किया गया, लिक्विड वाई को सोक करके लगा दिया गया। इसका मोलिकुलर वेट 40 है और इसका मोलिकुलर वेट एक्स का 10 है। ठीक, अब जैसे ही बच्चों रुई को मतलब जो कॉटन है उसमें लिक्विड को सोक करके यहाँ लगाया गया, क्या होगा बताओ, दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं, तो क्या होगा, दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं तो क्या होगा, दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं तो ध्यान से चेक करो, तुरंत इसके एक्स का वेपर बनेगा, ये ऐसे ट्रेवल करेगा और तुरंत बच्चों डिफ्यूज होगा, डिफ्यूजन होगा। ठीक, तुरंत के तुरंत आपका वाई लिक्विड का वेपर बनेगा, वो इधर डिफ्यूज होगा। अब देखो जरा इस डायग्राम में बच्चों दोनों यहां पर, ठीक है, प्रोडक्ट बनाएंगे और इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट यहां पर हो रहा है, तो इसको किसके नियर दिखाया गया है, ध्यान से चेक करो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। ओहो हो, हाँ अजीब सी बात है यार ये तो, चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, डायग्राम में थोड़ी सी समस्या है इसमें, है ना, जहाँ से हमने डायग्राम लिया है इसमें थोड़ी सी समस्या है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो भारी गैस होगी वो लेस डिफ्यूज होगी। अरे चलो कोई बात नहीं यार, हम तो अपना आंसर निकालेंगे जैसे हम पढ़ते थे, ठीक है ना, हमसे क्या ही मतलब है। ठीक, जो हल्की गैस होगी उसको ज़्यादा तेज़ी से चलना चाहिए था ना, तो हल्की गैस कौन सी है, एक्स, तो ये यहाँ तक पहुँच जाती, यहाँ कहीं फॉर्मेशन होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, डायग्राम उनको देने दो, हम तो अपना सवाल करेंगे, ठीक, जैसे हम करते हैं। तो देखो जरा बच्चों, कह रहा है एक्स डी डिस्टेंस पे आता है, तो वाई ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी बताइए, वाई ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, टोटल डिस्टेंस कितना है 24, 24 माइनस डी, तो ये वाई यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो 24 में से क्या माइनस करोगे, डी, तो वाई ने कितना चला 24 माइनस डी चला। ठीक, वाई ने कितना चला 24 माइनस डी चला। ओके, करेक्ट। ओके, नाउ अब देखिए, उसने कहा द वैल्यू ऑफ डी इन द सेंटीमीटर एज एस्टिमेटेड फ्रॉम ग्राम्स लॉ, ग्राम्स लॉ से डी की वैल्यू बताइए, ग्राम्स लॉ से डी की वैल्यू बताइए। और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, आइए पहले देख लेते हैं बच्चों। ठीक, पहले देख लेते हैं, कह रहा है कि द ट्यूब इज फिल्ड विद एन इनर्ट गैस, हाँ ये देखिए जरा ध्यान से इधर, ठीक, ट्यूब को एक इनर्ट गैस से भर दिया गया है, द ट्यूब इज फिल्ड विद एन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस जो रिएक्शन नहीं करती है, बच्चों ध्यान सुन लीजिए, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, तो आपका क्या है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, किसका, इनर्ट गैस का, जो इनर्ट गैस अंदर भरी गई है उसका टेम्परेचर प्रेशर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, कह रहा है कि द वेपर ऑफ एक्स एंड वाई रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट विद विच इज फर्स्ट ऑब्जर्व
एट अ डिस्टेंस d सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लग सोक्ड इन x, दोनों के बीच रिएक्शन करने से एक प्रोडक्ट बनता है जो कि x वाले एंड से d डिस्टेंस पे दिखता है, यहां प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है टेक x एंड y हैव इक्वल मॉलिक्यूलर डायमीटर्स। हाँ, अब दोनों का मॉलिक्यूलर डायमीटर इक्वल देके रखा हुआ है। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर डायमीटर कितना देके रखा है, इक्वल देके रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि मॉलिक्यूलर डायमीटर को तुम सिग्मा से दिखाते थे, तो सिग्मा ऑफ x बराबर सिग्मा ऑफ y, ये क्वेश्चन में गिवन है, दोनों का मॉलिक्यूलर डायमीटर इक्वल है। ठीक, उसके बाद यहां पर आइए, क्या कह रहा है, कह रहा है आइडियल बिहेवियर फॉर इनर्ट गैस एंड द टू वेपर्स। ओके, मतलब आइडियल गैस जो अंदर भरी हुई है, सुन लो भाई ध्यान से, आज तक आपको जितने भी सवाल मैंने कराए थे, ट्यूब के अंदर कोई इनर्ट गैस नहीं भरी हुई थी, आज पहली बार उसने इनर्ट गैस भरी हुई है। और इनर्ट गैस जो भरी है वो आपको पार्ट बी वाले क्वेश्चन में समझ में आएगा कि इनर्ट गैस का क्या रोल है। अभी तो आप इनर्ट गैस को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ग्राम स्लॉ के सवाल मैंने आपको कराए हैं वैसे ही आप कर लो, हो जाएगा। लेकिन इनर्ट गैस की महत्व है, इनर्ट गैस का महत्व है। हमने जितने सवाल पढ़ाए थे अंदर कोई इनर्ट गैस नहीं भरी थी। क्या आप समझ सकते हो भाई मैं क्या बात कर रहा हूं? अरे पहले से ही ट्यूब में उसने कोई गैस डाल के रखी है यार, चेक कर लो, पहले से ही उसने ट्यूब में कोई गैस डाल के रखी हुई है। ये देखिए ऑरेंज कलर के डॉट से मैं पहले से ही इनर्ट गैस दिखा दे रहा हूं। एक्स और वाई तो बाद में आएंगे, ठीक है, इनर्ट गैस इसमें पहले से ही थी, ऑरेंज कलर के डॉट जो मैंने आपको दिखाए हैं। एक्स इधर से चलेगा और वाई इधर से चलेगा। ठीक, बस आपके मन में एक बात मैं डालना चाहता हूं, सोचो जब इनर्ट गैस अंदर होगी तो एक्स टक्कर करेगा ना इनर्ट गैस से, इनर्ट गैस से कोलिजन होंगे उसके। यस सर, वाई भी इनर्ट गैस से टक्कर करेगा, कोलिजन करेगा। हम लोग जब पीछे पढ़ के आ रहे थे तो कोई कोलिजन नहीं होता था, क्योंकि पहले से अंदर कोई गैस होती नहीं थी, वैक्यूम होता था। आज पहली बार पहले से ही अंदर में इनर्ट गैस है बच्चों, पहले से ही अंदर क्या है, इनर्ट गैस है, यानी कि कोलिजन्स होंगे। और इनर्ट गैस है तो रिएक्शन तो करेगी नहीं, लेकिन एक्स के मॉलिक्यूल को चलने में परेशानी करेगी और वाई के मॉलिक्यूल्स को चलने में परेशानी करेगी। ठीक, अब सुनिए, कह रहा है द वैल्यू ऑफ डी इन सेंटीमीटर एस्टिमेटेड फ्रॉम ग्राम्स लॉ। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले कह रहा है डी की वैल्यू निकाल के दे दो ग्राम्स लॉ को मानते हुए। तो भाई ग्राम्स लॉ को मानते हुए यदि आप डी की वैल्यू दोगे, ग्राम्स लॉ को मानते हुए, पार्ट ए में, पार्ट ए द वैल्यू ऑफ डी एज एस्टिमेटेड फ्रॉम द ग्राम्स लॉ, तो पार्ट ए ये आपको पूछा। तो भैया ग्राम्स लॉ को मानते हुए अगर आप डी की वैल्यू बताने की कोशिश करेंगे तब तो आप इनर्ट गैस वगैरह नहीं सोचेंगे ना यार, ग्राम्स लॉ में अंदर कोई गैस नहीं भरी हुई थी, तो वैसे ही लगा, तो जैसे पढ़ाया था पार्ट ए तो आ जाएगा। क्या पढ़ाया था बताइए सर? आपको पढ़ाया था L1 बाई T1 इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, L1 बाई T1 है ना, इनटू क्या था आपका T2 बाई L2 इज इक्वल्स टू, ठीक, इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या था आपका, रूट ओवर, यदि आपको याद हो, M2 बाई M1। ठीक है, अब 1 और 2 गैस कौन सी मानोगे, तो भैया वो साइड में कहीं लिख लीजिए। ठीक, वो साइड में कहीं लिख लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, गैस नंबर 1 जो है वो मैंने x को माना। ठीक, गैस नंबर 1 अगर मैंने x को माना तो लेंथ L1 कितनी हो जाएगी, x ने कितना लेंथ चला, d सेंटीमीटर। ठीक, और इसी तरीके से गैस नंबर 2, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 1 कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 1 कितना हो जाएगा, x का मॉलिक्यूलर वेट, तो x का मॉलिक्यूलर वेट कितना देके रखा है, 10, तो m1 की जगह आप क्या रखोगे, 10 ग्राम पर मोल। ठीक, इसी तरीके से गैस नंबर 2 कौन सी आपकी, y, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस नंबर 2 कितना हो जाएगा, 40, y का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 40, और लेंथ कितना चलेगा, y कितना लेंथ चलेगा, यहां से यहां तक, L2 कितना है, 24 माइनस डी, 24 माइनस डी। ठीक है, रख दीजिए ले जाके सेंटीमीटर। अरे यार यूनिट वगैरह देख लेना, है ना, उससे मतलब नहीं है, चलो देखो। और हाँ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में एक बात आपको बताई थी कि टाइम T1 इज इक्वल टू T2 होता है, टाइम T1 इज इक्वल टू T2 होता है पाइप के अंदर। भाई चेक करो ना, x और y को एक ही समय पे छोड़ा गया, तो जितने समय के लिए x चला उतने ही समय के लिए तो y चला। ठीक, दोनों को एक ही समय पर छोड़ा गया, दोनों कॉटन एक साथ लगाई गई, तो जितने समय के लिए x चल रहा है उतने समय के लिए तो y चल रहा है, तो T1 बराबर T2 हो जाएगा, तो दोनों कट जाएंगे। ठीक, तो दोनों कट जाएंगे, तो समय यहाँ कट जाएगा, T1 से T2 बच्चों कट गया। L1 की वैल्यू कितनी रखोगे, L1 की वैल्यू कितनी रखोगे, D, और अपॉन में L2 की वैल्यू कितनी रखोगे, 24 माइनस डी, 24 माइनस डी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 बाई M1। M2 कितना है, 40, ठीक, और M1 कितना है, 10। ठीक, तो यहां से देखिए 0 से 0 गया, 4/1, स्क्वायर रूट के अंदर 4 जो कि कितना हो जाएगा, 2। तो सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कितना आ रहा है, d बाय 24 माइनस डी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर 4, तो d अपॉन 24 माइनस डी
इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, इसको ब्रैकेट में लेके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो d बराबर 2 इंटू 24 माइनस डी। ओके, तो d इज इक्वल्स टू 2 इंटू 24 48 होता है, और प्लस माइनस माइनस 2 इंटू डी 2d। अब माइनस का 2d लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा बच्चों, ये इस तरीके से, ठीक। तो क्या हो जाएगा d प्लस 2d है ना, इज इक्वल्स टू 48, d प्लस 2d होता है आपका 3d, ठीक। तो 3d बराबर कितना हो गया 48, 3 जाके इधर डिवाइड लगाएगा तो d बराबर 48/3 यानी कि 16। तो 16 सेंटीमीटर गैस x वाले एंड से 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस d पर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट होगा, ठीक। तो ये देखिए बच्चों, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो आगे आपका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब पार्ट बी देखो जरा। अब मैं पार्ट बी को पढ़ने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। भाई एक बात बताओ, रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि अंदर इनर्ट गैस भरी हुई। भाई अभी तो तुमने सवाल किया ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक, लेकिन रियलिटी क्या है? जब एक्सपेरिमेंटली देखा जाएगा लैब में, तो क्या डी का वैल्यू 16 आएगा? बताओ, क्या ये डी 16 आएगा, 16 आएगा? नहीं, ये 16 से कम आएगा। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि डी का वैल्यू 16 से कम आएगा। मैं आपको दिखा दूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं, आई एम सॉरी, मैं नहीं कह रहा हूं। ये लोग कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट किया गया तो डी 16 नहीं आया, 16 से कम आया। मतलब समझो, मतलब समझो, ये गैस एक्स यहां तक नहीं पहुंच पा रही है, गैस एक्स केवल यहां तक पहुंच पाई है बस। और गैस वाई ने क्या चला क्या नहीं चला, इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। यार क्या पता गैस वाई के पास ज्यादा पावर हो चलने की, तो वो उसके ऊपर कोलोजन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठक 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 कोलोजन करते हुए मान लो गैस वाई की एनर्जी ज्यादा है, अरे मान लो गैस वाई की एनर्जी ज्यादा है, हमें क्या पता। तो क्या पता गैस वाई ज्यादा चल जाती है, उससे टेंशन नहीं। बस वो ये कह रहा है कि गैस एक्स ने एक्सपेरिमेंटली 16 सेंटीमीटर से कम चला। मतलब वो लोग क्या कहना चाहते हैं बच्चों, पार्ट 2 में, पार्ट 2 को देखो मैं आपको अलग कलर से करके दिखा रहा हूं। वो कह रहा है क्वेश्चन के पार्ट 2 में भैया, आगे अभी मैं पढ़ के दिखाऊंगा कि एक्स केवल यहीं तक पहुंचा भाई, वो 16 तक नहीं पहुंच पाया, वो 16 सेंटीमीटर से लेस पहुंच पाया, ठीक है ना। पार्ट 2 के क्वेश्चन में कह रहा है एक्स 16 सेंटीमीटर यहां तक नहीं पहुंच पाया, 16 से लेस। तो ऐसा क्यों हुआ होगा बताओ, ऐसा क्यों होगा भैया? एक्स गैस के मॉलिक्यूल्स का इनर्ट गैस के साथ रियलिटी में कोलिजन हो रहा है यार, एक्स वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है, यानी कि एक्स को ज्यादा कोलिजन मिल रहा है एज कंपेयर टू वाई। वाई भी इनर्ट गैस से कोलिजन कर रहा है, एक्स भी इनर्ट गैस से कोलिजन कर रहा है, लेकिन जो ज्यादा कोलिजन कर रहा होगा इनर्ट गैस के साथ, उसको चलने में परेशानी होगी। तो उसने बोला एक्स ने 16 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्सपेरिमेंटली लैब में इन्होंने देखा, तो भैया एक्स को ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स मिले होंगे ना। एक्स के मॉलिक्यूल्स को इनर्ट गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा ज्यादा टक्कर मिली होगी, तो एक्स के मॉलिक्यूल्स ने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स किए होंगे किसके साथ? इनर्ट गैस के साथ, एज कंपेयर टू वाई। मोटी मोटी बात ध्यान से सुनो कि एक्स गैस के मॉलिक्यूल्स ने इनर्ट गैस से ज्यादा कोलिजन किया है, और वाई गैस के मॉलिक्यूल्स ने भी इनर्ट गैस से कोलिजन किया, लेकिन वाई गैस के मॉलिक्यूल्स ने इनर्ट गैस से कम कोलिजन किया होगा, तभी तो एक्स कम चल पा रहा है और वाई ज्यादा चल पा रहा है, ठीक। अब आइए पार्ट बी में आपको दिखा देता हूं और आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ फ्रॉम ग्राम्स लॉ। मतलब जो डी की वैल्यू है जो ग्राम्स लॉ से आपने निकाली 16, उससे कम आ रही है। तो डी की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, डी की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लैब में है ना, डी की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 16 से कम आ रही है। तो उसका रीजन बताओ। तो क्या लार्जर मीन फ्री पाथ ऑफ एक्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाई है, ठीक है, या लार्जर मीन फ्री पाथ ऑफ वाई एज कंपेयर टू दैट ऑफ एक्स है। एक काम करते हैं, ये ऑप्शन ए और बी इन्होंने मीन फ्री पाथ की बात करी हुई है, लैम्डा की, है ना। तो थोड़ा सा चलते हैं फॉर्मूले पे, बस ऐसे ही चल रहा हूँ, फॉर्मूले का कोई काम नहीं भाई। फिर भी फॉर्मूला मैं देख रहा हूँ, मीन फ्री पाथ क्या मेरी कोई हेल्प करेगा? मीन फ्री पाथ क्या मेरी कोई हेल्प करेगा? मीन फ्री पाथ क्या मेरी कोई हेल्प करेगा? ये देखिए आर टी अपॉन √2π/। अब देखो मीन फ्री पाथ तुम्हारा क्या है? आर टी, मतलब टी पे डिपेंड कर रहा है, पी पे डिपेंड कर रहा है, तो भाई एक्स और वाई के प्रेशर की तो बात उन्होंने करी नहीं, यानी कि दोनों का प्रेशर सेम होगा, ठीक। और टेम्परेचर की बात करी नहीं एक्स और वाई के, तो दोनों का टेम्परेचर भी सेम होगा, तो टी सेम हो गया, पी सेम हो गया, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर हो गया। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर हो गया। जरा समझना भाई, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर हो गया। दिखाता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? सिग्मा स्क्वायर, यानी कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर हो गया। सिग्मा सिग्मा क्या था बताइए? क्लोजन डायमीटर। तो भाई क्वेश्चन में बोला है दोनों का डायमीटर क्या है? इक्वल है। तो मीन फ्री पाथ का तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है,
क्योंकि सिग्मा दोनों का इक्वल है, क्वेश्चन में उसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, पढ़ लो। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई, सवाल में कहीं ना कहीं दिया होगा, चेक कर लीजिए। ये देखिए इक्वल मॉलिक्यूलर डायमीटर, ठीक, इक्वल मॉलिक्यूलर डायमीटर, सिग्मा यार 2r पे ही तो डिपेंड करता है, समझ गए होगे भैया। सिग्मा दोनों के इक्वल है, ठीक, तो सिग्मा यदि इक्वल है तो लैम्डा से तो कोई मतलब है ही नहीं यार। हाँ, हालांकि लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा के है, और सिग्मा किसके इक्वल होता था, 2 इंटू आर, यानी कि मॉलिक्यूलर डायमीटर के इक्वल होता था, ठीक। तो लैम्डा वाले दोनों ऑप्शन गए आपके, मीन फ्री पाथ का तो कोई लफड़ा ही नहीं है यार, चला गया। उसके बाद कह रहा है इंक्रीज कोलोजन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई विद द इनर्ट गैस, इंक्रीज कोलोजन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई विद इनर्ट गैस, वाई की फ्रीक्वेंसी इनर्ट गैस के साथ, वाई की कोलोजन फ्रीक्वेंसी इनर्ट गैस के साथ ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्स। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको बताया ना, एक्स का कोलोजन फ्रीक्वेंसी जो है इनर्ट गैस के साथ ज्यादा है एज कंपेयर टू वाई। भाई समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूं यार, एक्स की कोलोजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एक्स ने ज्यादा कोलोजन किए तभी तो एक्स को चलने में परेशानी हो रही, तभी तो एक्स का जो कॉपी पे कैलकुलेटेड वैल्यू है 16, जो आपने ग्राम्स लॉ से निकाला, वो नहीं आ रहा है लैब में, कम आ रहा है 16 से, यानी कि एक्स ने ज्यादा कोलोजन किए हैं। तो उस पर टिक लगाओ ना, इस पे टिक लगाओ ना, ऑप्शन डी पे, इंक्रीज कोलोजन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स विद द इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के साथ एक्स की जो कोलोजन्स हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू जितना वाई किसके साथ करता है, इनर्ट गैस के साथ करता है, ठीक। अब क्या यहाँ इनर्ट, बस कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई फॉर्मूला वमला यूज नहीं होगा, कोई फॉर्मूला वमला यूज नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि आप फॉर्मूला यूज भी करना चाहें तो कोलोजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जब यूज करोगे, z बराबर क्या था आपका, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर VRMS, ठीक है, इंटू n। VRMS के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं, नंबर डेंसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं, √2 पाई कांस्टेंट है, सिग्मा दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो क्या तुम z कांस्टेंट मान लोगे, नहीं, तुम अपना दिमाग लगाओगे, है ना। तो फॉर्मूले वमूले का कोई यूज यार यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं, अपना दिमाग लग रहा है, जो मैंने आपको बता दिया, एक्स ने ज्यादा कोलोजन्स किए तो एक्स कम डिस्टेंस चलेगा यार, 16 से कम चलेगा, ठीक है, इसलिए एक्स का डिस्टेंस 16 से कम है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये एडवांस का बच्चों क्वेश्चन था, इसका पीडीएफ मैं आपको भेज देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो 4 नंबर का पार्ट ए था, 4 नंबर का पार्ट बी, टोटल 8 मार्कर क्वेश्चन ये था, ठीक। अब सुनिए, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बच्चों रियल गैसेस के बारे में, और ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे, ओके।